हमने इस चैप्टर का जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया है दैट वाज प्योरीफिकेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए। बेसिकली उसमें हमने एक इकोलाई का जो है ग्रोथ मीडियम या कल्चर मीडियम वो प्रिपेयर किया था फर्स्ट स्टेप में और उसे हार्वेस्ट किया था। सेकंड स्टेप में हमने सेल एक्सट्रैक्ट निकाला था उस कल्चर मीडियम से। थर्ड स्टेप में हमने डीएनए को प्योरीफाई किया था और फोर्थ स्टेप में हमने उस प्योरीफाइड डीएनए को कंसनट्रेट किया था। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को जहन में लेके आएँ कि एक जो बैक्टीरियल सेल है उसमें दो तरह का डीएनए होता है। एक वो डीएनए जिसे हम क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं और सेकंड वो होता है जो कि उसके प्लाज्मिड का डीएनए होता है। सो अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू प्योरीफाई द टोटल सेल डीएनए। इसका मतलब कि हमने जो प्रोसीजर पढ़ा है उसमें हमने जो डीएनए प्योरीफाई किया है उसमें दोनों हैं, उसका क्रोमोसोमल डीएनए भी है बैक्टीरिया का और साथ में जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड का डीएनए है वो भी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ ऑफ 3.2, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमने टोटल सेल डीएनए में से प्लाज्मिड के डीएनए को सेपरेट कैसे करना है। इन दोनों टाइप्स के डीएनए को, एक जो उसका क्रोमोसोमल डीएनए है और दूसरा प्लाज्मिड का डीएनए है, सेपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि दोनों की केमिकल नेचर एक जैसी है। और दूसरी बात यह है कि इसका सेपरेट करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। अगर उसमें किसी भी बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए या उसका कोई फ्रेगमेंट एग्जिस्ट करेगा तो इन एक्चुअल वो भी वैसे ही उसे कंटेमिनेट कर रहा है जैसे प्लाज्मिड के डीएनए में प्रोटीन या हम कहते हैं आरएनए या कोई और चीज़ उसको कंटेमिनेट कर रही है या इम्प्योर बना रही है, वैसे ही उसका क्रोमोसोमल डीएनए अगर मौजूद होगा तो दैट इज़ आल्सो साइन ऑफ इम्प्योरिटी। क्योंकि दोनों डीएनए की केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम है, लिहाजा हम मोस्टली फ़िज़िकल मेथड्स यूज़ करते हैं डीएनए को सेपरेट करने के लिए। सो जो पहला फ़िज़िकल मेथड है दैट इज़ बेस्ड ऑफ साइज़, बिकॉज हमारे पास जो प्लाज्मिड होता है उसका साइज़ स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। हमारे पास जो मैक्सिमम प्लाज्मिड का साइज़ होता है वो हम कहते हैं 8% तक होता है किसी भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के डीएनए के। सो इसका मतलब कि हमारे पास प्लाज्मिड का साइज़ स्मॉल है। कोई भी ऐसी टेक्निक जो कि स्मॉल साइज्ड डीएनए को लार्ज साइज्ड डीएनए से सेपरेट कर दे तो उस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम जो है प्लाज्मिड के डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास जो सेकंड मेथड है इन दोनों डीएनएस को सेपरेट करने का वो कन्फर्मेशन या आप यूँ कह लें अरेंजमेंट या शेप सीक्वेंस वगैरह है। इसमें हम इस मेथड को यूँ अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो दोनों डीएनएज़ हैं वो दोनों ही सर्कुलर हैं। हमारे पास जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है, तमाम के तमाम बैक्टीरिया क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स हैं लिहाजा इन सब में एक ही क्रोमोसोम होता है और वो सर्कुलर होता है। और हमारे पास जो प्लाज्मिड है वो भी सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब ये होता है कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। अब हमारे पास जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसका साइज़ लार्ज होता है जबकि प्लाज्मिड का साइज़ स्मॉल है। सो जब हम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद डीएनए को प्योरीफाई करते हैं, इस सारे प्रोसीजर में जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और वो सर्कुलर से लीनियर में चेंज हो जाता है। सो ऐसे मेथड्स जिनकी मदद से हम सर्कुलर और लीनियर डीएनए को एक दूसरे से सेपरेट कर लें, सो हम प्लाज्मिड और जो क्रोमोसोमल डीएनए है उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सब हेडिंग है दैट इज़ द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अगर हम डीएनए को उसके साइज़ की बेस पर सेपरेट करना चाहें सो इसका जो मेथड है हमारे पास और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ जो हैं कि हमारे पास जो डीएनए है क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि उसका साइज़ जो है वो प्लाज्मिड के डीएनए से काफ़ी बड़ा होता है और दूसरी बात कि वो जो हमारे पास क्रोमोसोमल डीएनए है दैट इज़ अटैच्ड ऑन द इन्वेलप फ्रॉम इट्स इनर साइड, वो सेल इन्वेलप की इनर साइड पर इसके साथ अटैच होता है। सो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर हम जो लाइसिस है, जो ब्रेकडाउन है या प्योरीफिकेशन है वो केयरफुल कंडीशंस में करते हैं, जेंटली करते हैं कि जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसमें ब्रेकेज ना हो।
ज़ाहिर है अगर क्रोमोसोमल डीएनए में ब्रेकेज हो जाएगी तो उसके शॉर्टर या स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। फ्रैगमेंट्स अगर शॉर्टर बनेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा। सो अगर फ्रैगमेंट्स स्मॉलर या शॉर्टर ना बने, या आप अदर वर्ड्स में ये कह लें कि उसकी ब्रेकिंग ना हो, सो ऐसे केस में वो जो डीएनए है उसका मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा होता है, जबकि हमारे पास जो प्लाज्मिड है उसका मॉलिक्यूलर साइज़ कम होता है। सो हमारे पास जो क्रोमोसोमल डीएनए है सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में, ड्यू टू इट्स हायर मॉलिक्यूलर साइज़ एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ प्लाज्मिड, वो सेपरेट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में डेंसिटी ग्रेडियंट बेसिस पर। अब इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बताए गए हैं कि आपने जो एक्सट्रैक्ट है वो कैसे प्रिपेयर करना है, या सेल एक्सट्रैक्ट कैसे हासिल करना है बैक्टीरिया से, ताकि उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसकी ब्रेकडाउन ना हो। इस प्रोसेस में आपने EDTA या लाइसोजाइम्स यूज़ करने हैं या फिर उसके साथ डिटर्जेंट यूज़ करना है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि जो हमारे पास क्रोमोसोमल डीएनए है उसकी ब्रेकडाउन ना हो। नेक्स्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्दर इस डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। इसमें देखें कि हमारे पास ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हैं या स्मॉलर सर्कुलर प्लाज्मिड हैं, और एज़ कम्पेयर टू लार्जर क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए जो है लार्जर है। और दूसरी बात ये कि क्रोमोसोमल डीएनए जो इसकी इन्वेलप है इसकी इनर सरफेस के साथ अटैच भी है। अगर हम इसकी लाइसिस इस तरह करें कि ना तो ये क्रोमोसोमल डीएनए इसकी इनर सरफेस से सेपरेट हो और ना ही इस क्रोमोसोमल डीएनए के फ्रैगमेंट्स बने, सो ऐसे केस में ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है जैसे ही सेल डिब्रीज या सेल के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन के प्रोसेस में रिमूव होंगे ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, तो उसके साथ साथ ये जो डीएनए है ये भी सेपरेट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हुआ है, इस एक्सट्रैक्ट में जो सेल डिब्रीज हैं वो बेस पे आ गई हैं अलॉन्ग विथ दैट डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए जो है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा है एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि वो सेल इन्वेलप के साथ अटैच था, तो वो सेल इन्वेलप के साथ ही सेपरेट हो गया है। जबकि प्लाज्मिड जो है इसका हमारे पास जो साइज़ था वो कम था, तो वो इस सॉल्यूशन में सुपरनेटेंट की फॉर्म में आ गया। अब इसका हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अगर ये जो वेक्टर है या प्लाज्मिड है इसका इटसेल्फ साइज़ जो है वो ज़्यादा हो, सो वो सेल डिब्रीज के साथ बेस में अकोमोलेट हो सकता है। और दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर सेल फ्रैगमेंट्स क्रोमोसोमल डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो बन जाएं तो वो इस क्लियर्ड सॉल्यूशन में आ सकते हैं। मतलब इस केस में हमारे पास जो प्योर प्लाज्मिड है वो सेपरेट नहीं हो सकता। इस डायग्राम में देखें कि अगर हमारे पास जो प्लाज्मिड है उसका साइज़ ज़्यादा है तो प्लाज्मिड इस डीएनए के साथ यहाँ पर अकोमोलेट हो जाएगा सेल डेब्रीज के साथ। और अगर हमारे पास स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बन गए हैं, डीएनए की ब्रेकिंग हो गई है, तो वो डीएनए जो बना है वो यहाँ पर प्लाज्मिड के साथ अकोमोलेट हो जाएगा सुपरनेटेंट की फॉर्म में। सो ये दो वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम साइज़ बेस्ड जो सेपरेशन है या प्योरीफिकेशन है उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते या यूज़ नहीं करते इस प्योरीफिकेशन प्रोसेस में। ये जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सेपरेशन का क्रोमोसोमल डीएनए की प्लाज्मिड डीएनए से, वो स्ट्रक्चर या कन्फर्मेशन की बेस पर है। अगर हम कन्फर्मेशन की बेस पर इसे सेपरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये जो प्लाज्मिड है इसकी कन्फर्मेशन कितनी टाइप्स की होती है। सो प्लाज्मिड की कन्फर्मेशन हमारे पास यूजुअली दो तरह की होती है। एक कन्फर्मेशन वो है जिसे हम सुपर कोइल्ड कन्फर्मेशन कहते हैं, या हम कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए कहते हैं। और दूसरी जो कन्फर्मेशन है दैट इज़ रिलैक्स्ड या फिर ओपन सर्कुलर कन्फर्मेशन है। ये यहाँ पे इस डायग्राम में हम दोनों कन्फर्मेशन या दोनों टाइप्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। ये हमारे पास सुपर कोइल्ड है और ये हमारे पास ओपन सर्कुलर कन्फर्मेशन है। जो सुपर कोइल्ड प्लाज्मिड होता है हमारे पास वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी रीज़न ये है कि सुपर कोइल्ड प्लाज्मिड को हम आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम नॉन सुपर कोइल्ड या ओपन सर्कुलर कन्फर्मेशन जो है उससे।
हमारे पास इस सेपरेशन के दो मेथड्स हैं, एक है अल्कलाइन डीनेचुरेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज़ एथिडियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्कलाइन डीनेचुरेशन हमारे पास एक सिंपल मेथड है जिसमें हम लाइजेट लेते हैं या सुपरनेटेंट, यहाँ पर जो हमने प्रिपेयर किया है, यहाँ पर जो सुपरनेटेंट प्रिपेयर किया है हम वो लेंगे। इस सुपरनेटेंट की हम पीएच जो है उसको एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे। इसकी पीएच हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी नेचर एसिडिक होती है। अब हमने इसकी जो नेचर है उसको बेसिक में कन्वर्ट करना है, अल्काइन डीनेचुरेशन करनी है। इस पर्पज़ के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस सुपरनेटेंट में डाल देते हैं और इसकी जो पीएच है दैट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम 12.0 टू 12.5। तो इस पीएच के एडजस्ट करने के केस में ये होगा कि जितना भी सुपर कोआइल्ड डीएनए है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, जबकि जो हमारे पास ओपन सर्कुलर डीएनए है वो डीनेचर हो जाएगा। वो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है दैट विल बी चेंज्ड इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब वो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, अब पीएच हमारे पास 12 टू 12.5 है। अब हमने पीएच जो है उसको कम करना है, एसिडिक कर देना है, नियर अबाउट 7 कर देना है। अब हमने पीएच चेंज की, न्यूट्रल की तरफ लेके आए, तो उससे ये होगा कि वो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है दैट विल मेक क्लम्प्स या एग्रीगेट्स बना देगा, क्लचेस बना देगा। अब वो जो क्लचेस या इनसॉल्युबल फॉर्म होगी वो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा भी होता है इस प्रोसेस का, वो ये होता है कि क्योंकि इस प्रोसेस में हम डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स या एसडीएस जैसा कि हमें पता है डिटर्जेंट है, ऐसे मटेरियल्स जब यूज़ करते हैं तो उससे जो थोड़ा बहुत आरएनए या प्रोटीन्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो भी डीनेचर हो जाती हैं। ये इसका हमारे पास जो सेकंड मेथड है दैट इज़ एथिडियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। हम सीजियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन बनाते हैं। सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन की एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। अब हमने वो जो सेल एक्सट्रैक्ट बनाया था थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में, उस सेल एक्सट्रैक्ट को हमने सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाल देना है और दैन सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। तमाम चीज़ें अपने डेंसिटी ग्रेडियंट बेस पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। जिन चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा है वो बॉटम पे और जिनकी डेंसिटी सबसे कम है वो टॉप पे आ जाएंगी और जिन चीज़ों की डेंसिटी इंटरमीडिएट है वो दरमियान में कहीं अरेंज कर जाएंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो आरएनए है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो बॉटम पे आ गया है, डीएनए की डेंसिटी इंटरमीडिएट है तो वो दरमियान में आ गया है, प्रोटीन की डेंसिटी सबसे कम है तो वो टॉप पे आ गया है। मतलब हर एक चीज़ अपने डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस पर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। और यहाँ पर जो डीएनए की डेंसिटी होती है दैट इज़ नियर अबाउट 1.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरह हमारे पास जो डीएनए होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा इन द सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास कि हमने ये जो डीएनए सेपरेट किया है इस डीएनए को नेक्स्ट फर्दर फिर हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की बेस पर सेपरेट करेंगे, जिसमें हम सीजियम क्लोराइड की जगह पे एथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करेंगे। अब इस प्रोसेस में ये होगा कि ये जो एथिडियम ब्रोमाइड है इट विल इंटरैक्ट, क्योंकि अब तक हमारे पास ये जो डीएनए का कल्चर आ गया है इसमें दो तरह के डीएनए हो सकते हैं, एक वो जो सुपर कोइल्ड हैं और दूसरे वो जो नॉन सर्कुलर हैं या नॉन सुपर कोइल्ड हैं। अब वो जो सुपर कोइल्ड हैं उनमें कोई फ्री एंड नहीं है, वो जो है केमिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास जो नॉन सुपर कोइल्ड हैं वो डीएनए आसानी के साथ एथिडियम ब्रोमाइड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब जब वो एथिडियम ब्रोमाइड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस डीएनए की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। जब उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में वो स्लाइटली हायर, या आप यूँ कहें कि उसकी डेंसिटी कम हुई तो उसकी बायंसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी और वो इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में स्लाइटली हायर दैन दैट डीएनए विच इज़ सुपर कोइल्ड, उसकी निस्बत ये स्लाइटली हायर होगा। तो इस तरह ये दोनों डीएनए एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की है डीएनए की, तो जो सुपर कोइल्ड डीएनए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ये बेस पे आ गया। ये जो लीनियर डीएनए है इसके साथ एथिडियम ब्रोमाइड अटैच हो गया है तो ये सुपर कोइल्ड डीएनए से इसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो गई है तो वो ऊपर इंक्रीज़ कर गया। डेंसिटी कितनी कम होती है दैट इज़ नियर अबाउट 0.125।
अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ये सुपर कॉइल डीएनए को हम सेपरेट कर लेंगे। सुपर कॉइल डीएनए को सेपरेट करने के बाद हम इसे एन ब्यूटानॉल में डिज़ोल्व करेंगे। आपको पता है एन ब्यूटानॉल में हमारे पास एथिडियम ब्रोमाइड जो है ये भी एक साल्ट है। जैसे लास्ट प्रोसेस में डीएनए प्योरीफिकेशन में हमने सोडियम क्लोराइड यूज़ किया था। सो इस साल्ट को सेपरेट करने के लिए वहाँ पे हमने फ़िनोल यूज़ किया था, यहाँ पे हम ब्यूटानॉल यूज़ कर रहे हैं। जब हमने ब्यूटानॉल यूज़ किया तो जो डीएनए है वो इस ऑर्गेनिक फेज़ में आ गया है और डीएनए हमारे पास एक्वस फेज़ में आ गया और जो हमारे पास एथिडियम ब्रोमाइड है वो इस ऑर्गेनिक फेज़ में आ गया। अगला स्टेप ये है कि हमने इस डीएनए को डायलिसिस ट्यूब में रखा है, जिससे फर्दर अगर इसमें कोई एथिडियम ब्रोमाइड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी इस बफर सॉल्यूशन में रिमूव हो जाएगा। प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम किसी भी सेल का, किसी भी प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर होता है उसे इंक्रीज़ करते हैं। सो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से हम ये जो है प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल के अगर किसी भी डीएनए की रेप्लिकेशन को या प्रोटीन की सिंथेसिस को बैक्टीरिया में स्टॉप कर दिया जाए तो कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जिनकी रेप्लिकेशन या जिनकी जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो ऐसे केस में कि हमने किसी भी बैक्टीरिया की जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसे स्टॉप कर दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा मीडियम यूज़ किया जिसमें कोई ड्रग है, कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया पर इस तरह एक्ट करती है कि उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और वो रुकेगी क्योंकि बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप कर गई है। सो ऐसे केस में अगर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप कर जाए बैक्टीरिया में तो ऐसे केस में जो उसका प्लाज्मिड है उसका नंबर या कॉपी नंबर जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन कहते हैं।